हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का। तो ये वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स को कवर करवाने वाला हूँ। एक एक करके आपको चैनल पर वीडियोस मिलने वाली है जिसमें आपकी पांचों की पांचों यूनिट इस सब्जेक्ट की कवर करवाई जाएंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ, वो सारे पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। 159 रुपीज़ में आपको पाँचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएँगे। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या-क्या चीजें हमें कवर करनी है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल रोल, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, इंडियन एथोस फॉर मैनेजमेंट, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट एंड लर्निंग लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण। इतनी चीजें हमें इस यूनिट के अंदर कवर करनी है। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, हो सकता है 2-3 पार्ट्स बने एक यूनिट के, जिस टाइप से यूनिट्स की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली टू अचीव स्पेसिफाइड गोल्स। मैनेजमेंट के मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करी जाती है, जिससे क्या हो वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके उन्हें, और जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफाइड गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ये जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं, तो सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सेटिंग गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। गोल्स को सेट करना और उन गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना। दिस इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू एड्रेस देम। इसके अंदर क्या करा जाता है, फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं उन्हें फोरकास्ट करा जाता है, और जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं उन्हें डेवलप करने की स्ट्रेटेजीज को अपनाया एक तरीके से ड्राफ्ट करा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क इन स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज करना, स्ट्रक्चर करना, जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करना और रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है लीडिंग। तो मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉय और टीम मेंबर टू वर्क टुवर्ड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें मोटिवेट करना, गाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करना है। लीडरशिप इन्वॉल्व इंस्पायरिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। लीडरशिप के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इन्फ्लुएंसिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना, जिससे क्या हो जो डिजायर्ड आउटकम है दूसरों को इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेट करना, जिससे जो डिजायर्ड आउटकम है उसे अचीव किया जा सके, वो चीज कहलाती है लीडिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड गोल, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एंड नेसेसरी। जो प्रोग्रेस हो रही है उसे मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, फिर जो नेसेसरी एडजस्टमेंट मतलब चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस करना। दिस इन्वॉल्व मेजरिंग आउटकम, कंपेयरिंग देम टू ऑब्जेक्टिव एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसके अंदर क्या आता है, आउटकम को मेजर करना, ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। पहला आता है अचीविंग गोल। तो मैनेजमेंट इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल आर क्लियरली डिफाइंड एंड एक्शन आर टेकन टू अचीव देम। मैनेजमेंट का की फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि वो ये इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो क्लियर डिफाइन हो रखे हैं और उनको अचीव करने के लिए डिजायर्ड एक्शंस लिए जा रहे हैं। सेकंड आता है ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। मैनेजमेंट का नेक्स्ट एक काम क्या होता है कि रिसोर्सेज को ये ये इंश्योर करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, जिससे क्या हो
वेस्ट मिनिमाइज होए और आउटपुट मैक्सिमाइज रहे। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, तो इट कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है डिपार्टमेंट है उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना, इंश्योरिंग साइनर्जी एंड अलाइनमेंट टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव, साइनर्जी का बेनिफिट प्रोवाइड करवाना और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग, तो मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा एंड एक्सपर्टीज व्हिच इज क्रूशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स क्या करते हैं, जो उन्हें डेटा अवेलेबल होता है उसके बेसिस पर एफिशिएंट और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। एडेप्टेबिलिटी, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली। एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सके ऑर्गेनाइजेशन, वही एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन, तो गुड मैनेजमेंट इंस्पायर एम्प्लॉय बूस्टिंग मोरल एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। एक जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वह एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है इफेक्टिव लीडरशिप की मदद से और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो मैनेजर हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस को हैंडल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉम्प्टिंग अ हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट, और एक हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड ग्रोथ, तो मैनेजमेंट फोस्टर इनोवेशन बाय इनकरेजिंग न्यू आइडिया एंड इनिशिएटिव। मैनेजर क्या करते हैं, इन न्यू आइडियाज और इनिशिएटिव को फोस्टर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बढ़ जाती है और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके कंपोनेंट और उसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी रिसोर्सेज एंड एफर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट दे हार्मोनाइज्ड एंड अलाइन टुवर्ड अचीविंग कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स हैं, उन्हें इंटीग्रेट करना जिससे क्या हो, वो एक हार्मोनाइज्ड और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करें, तो उस चीज को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। इट इन्वॉल्व मैनेजिंग इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड फंक्शन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है कोऑर्डिनेशन में, आपकी जो इंटरडिपेंडेंसी है इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट्स की और फंक्शंस की, उन्हें मैनेज करना, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और साइनर्जी को प्रमोट करना, ये इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है की एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी, ensuring that various tasks and activity across different part of organization are synchronized and complement each other। पहला काम क्या होता है कोऑर्डिनेशन का, वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी टास्क हैं, एक्टिविटी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स में, वो सारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं, इंटीग्रेट कर रही हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोनाइजेशन ऑफ एफर्ट, तो अलाइनिंग एफर्ट एंड इनिशिएटिव टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शन। दूसरा काम क्या होता है कोऑर्डिनेशन का, कि जो एफर्ट्स और इनिशिएटिव हैं उन्हें अलाइन करे जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और जो कलेक्टिव एक्शन है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल सके। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, तो हैंडलिंग रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क, रोल एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और क्या काम होता है कोऑर्डिनेशन का, रिलेशनशिप को हैंडल करना जिससे क्या हो, जो डिपेंडेंसीज है टास्क की, रोल की और रिसोर्सेज की, वो खत्म हो सके और एक स्मूथली ऑपरेशन चल सके जिससे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ साइनर्जी, तो एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल और ग्रुप टू लिवरेज देयर स्ट्रेंथ एंड अचीव बेटर आउटकम टुगेदर देन दे कुड इंडिविजुअली। कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, एनकरेज करना है जिससे क्या हो, जो इंडिविजुअल और ग्रुप है वो, मतलब जो इंडिविजुअल है या जो अलग अलग ग्रुप है वो एक साथ मिलकर काम करें जिससे एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ जाए और जो उनका कॉमन गोल है या आउटकम है उसे अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट और डिस्क्रिपेंसीज दैट में अराइज ड्यू टू डिफरिंग प्रायोरिटीज, पर्सपेक्टिव एंड रिसोर्सेज टू मेंटेन अलाइनमेंट एंड फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल। कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस करना जो कि अलग अलग डिफरेंट प्रायोरिटीज, पर्सपेक्टिव और रिसोर्सेज की वजह से अराइज होती हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना जिससे क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प मिल सके। ये कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है, इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है,
या कुछ की एस्पेक्ट्स थे कोऑर्डिनेशन के। अब आती है आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कोऑर्डिनेशन की। ये तो हो गए की एस्पेक्ट की फीचर्स क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस में अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी एफर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर अलाइन टुवर्ड अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, एफर्ट्स हो रही है, वो सारी इस तरीके से हो, एक डायरेक्शन में हो, जिससे कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इट हेल्प टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। ये क्या करता है, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ये इसका ध्यान रखता है, इसको प्रिवेंट करता है और रिसोर्सेज को यूज एफिशिएंटली तरीके से हो, इस चीज पर भी ध्यान देता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड वेस्टेज बाय इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड वेयर दे आर मोस्ट नीडेड एंड कैन हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्या करता है, रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर देता है, वेस्टेज को मिनिमाइज कर देता है। बाय इंश्योरिंग कैसे करता है कि रिसोर्सेज उसी जगह पर यूज हो रहे हों जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां से सबसे ज्यादा आउटपुट आ सकता है, उसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लगे हों। दिस लीड टू कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, कॉस्ट की सेविंग होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एनहांसिंग एफिशिएंसी। तो कोऑर्डिनेशन स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो एंड प्रोसेस रिड्यूसिंग बोटलनेक एंड डिलेज। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन कर देता है, बोटलनेक और डिलेज को खत्म कर देता है। व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर स्मूथली, टास्क आर कंप्लीटेड मोर क्विकली विद फ्यूअर एरर। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करती है तो क्या होता है, वर्क स्मूथली होता है, टास्क टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं और किसी भी तरीके की एरर के बिना काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो कोऑर्डिनेशन इनकरेज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, टीम वर्क को इनकरेज करता है, कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। इट फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड पर्पस लीडिंग टू हायर एम्प्लॉय मोरल एंड एंगेजमेंट। ये यूनिटी को बढ़ावा देता है, शेयर्ड पर्पस को डिफाइन करता है, जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उनका मोरल बढ़ जाता है, उनकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन एंड डायनेमिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू न्यू चेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसा एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, डायनेमिक एनवायरनमेंट रहता है, सारी चीजें काफी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है कि वो जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके साथ क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके। इट एनेबल एजाइल डिसीजन मेकिंग एंड एडजस्टमेंट टू स्ट्रेटेजिक एज नीडेड। ये क्या करता है, एजाइल डिसीजन मेकिंग होती है और जो भी एडजस्टमेंट होती है उन्हें इनेबल कर देता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दैट में अराइज ड्यू टू ओवरलैपिंग रिस्पांसिबिलिटी और डिफरिंग प्रायोरिटीज। रिस्पांसिबिलिटी का ओवरलैप होने की वजह से और प्रायोरिटीज में डिफरेंस होने की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोऑर्डिनेशन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की हेल्प करता है। बाय प्रमोटिंग क्लियर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल, इट मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट हार्मोनी। क्लियर कम्युनिकेशन रख के, रोल्स को अंडरस्टैंडिंग करवा के कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज कर देता है और हार्मोनी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। तो गुड कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रीली अक्रॉस और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो कि सारे लेवल्स पर इंफॉर्मेशन को फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करे। दिस फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इंश्योर दैट एवरीवन इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट गोल, स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्रेस। इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है और हर किसी का ये होता है, उसे पता, हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर पता होता है कि गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटेजीज क्या हैं और प्रोग्रेस कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफन लीड टू इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। अगर जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो उससे क्या होता है, कस्टमर सर्विस भी इंप्रूव होती है, सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होता है। When department work together seamlessly, they can deliver product और सर्विस more efficiently। जब डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं तो प्रोडक्ट आसानी से डिलीवर हो जाता है और जो सर्विस है वो काफ़ी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा ही चीज़ें उन्हें मिल पाती हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट डे टू डे एक्टिविटी अलाइन विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे एक्टिविटी हो रही है वो हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करें। इट हेल्प टू मेंटेन फोकस ऑन overarching goals and ensure that all action contributed toward the organization vision and mission। ये क्या
एक ऐसा फोकस मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है जो जितने भी एक्शंस हैं वो सारे किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेल इन कोऑर्डिनेशन आर ऑफन मोर कॉम्पिटिटिव इन देयर इंडस्ट्री। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काफी ज्यादा अच्छी होती है कोऑर्डिनेशन में, वो अपनी इंडस्ट्री में सबसे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। They can innovate more effectively, respond faster to make changes and deliver superior value to customer compared to their competition। वो क्या कर पाती हैं, अपनी आपको और ज़्यादा इनोवेटिव कर पाती हैं, मार्केट में जो भी चेंज आ रहे हैं उसमें फास्टली रिस्पॉन्ड कर पाती हैं और सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर पाती हैं अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अपने कस्टमर को। तो इस चीज में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई कि आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा मैनेजमेंट की थ्योरीज। 3 तरीके की थ्योरीज आपको पढ़नी है, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। सबसे पहले क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी हमारे पास है। इसके की कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, मतलब किन किन ने इसमें एक तरीके से चीजें दी हैं। फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल एंड मैक्स वेबर ने इसमें अपना योगदान दिया है एक तरीके से। जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसका फोकस किस चीज पर होता है, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक टेलर, दिस थ्योरी एम्फसाइज दैट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क प्रोसेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक टेलर ने दी थी। ये किस चीज पर एम्फसाइज करते हैं कि किसी भी चीज की जो सिस्टमैटिक स्टडी होती है वर्क प्रोसेस की, वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। इट एडवोकेट फॉर ऑप्टिमाइजिंग टास्क, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग वर्कर बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड इंसेंटिवाइजिंग परफॉर्मेंस। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि टास्क को ऑप्टिमाइज करो, सिलेक्टेड एंड वर्कर्स को ट्रेनिंग दो जिस उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और परफॉर्मेंस को इंसेंटिवाइजिंग करो, मतलब जो जैसी परफॉर्मेंस करे उसके लिए उसे वैसा इंसेंटिव दो। सेकंड आती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्योल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो हेनरी फ्योल ने 14 ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जो कि मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं और जो कि मैनेजमेंट के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और जो ये 14 प्रिंसिपल हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैक्स वेबर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। जो मैक्स वेबर थे उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का फंक्शन दिया है, एम्फसाइजिंग अ फॉर्मल हिरार्कियल स्ट्रक्चर, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, स्ट्रिक्ट रूल एंड प्रोसीजर एंड इम्पर्सनल रिलेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड कॉम्पिटेंसीज। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग एक हिरार्कियल स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मल तरीके का, लेबर का क्लियरली डिवीजन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए अथॉरिटी एंड कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है एम्फेसाइज ऑन टास्क स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ये जो नियो क्लासिकल वो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है वो टास्क स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी पर फोकस करती है। क्लियर हिरार्की एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो हिरार्की और स्ट्रक्चर होते हैं वो क्लियर एंड फॉर्मल होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज रहते हैं। और अथॉरिटी बेस्ड ऑन पोजीशन एंड रूल, जो अथॉरिटी होती है वो पोजीशन और रूल के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, सेकंड आती है हमारी न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। न्यू क्लासिकल की मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें कंट्रीब्यूटर कौन है, एल्टन मेयो और चेस्टर बार्नेट इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं। फोकस इनका किस चीज पर रहता है, इस थ्योरी का पहला आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू रिजिडिटीज ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट, द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच फोकस ऑन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्कर एंड प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी वो काफी ज्यादा रिजिड थ्योरी थी, तो उसके रिस्पॉन्स में जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो क्या फोकस करता है कि वर्कर्स के सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन बढ़े। सेकंड आता है हॉथरन स्टडी। तो कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो एंड कलीग्स, दो स्टडीज हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप नॉर्म एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप इन इन्फ्लुएंसिंग वर्कर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। ये हॉथरन स्टडीज जो एल्टन मेयो और उनके कलीग्स ने इसे कंडक्ट करा था, जिसके अंदर क्या हुआ, हाईलाइट हुआ
कि जो सोशल इंटरेक्शन है, ग्रुप नॉर्म्स है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी वजह से किस तरीके से वर्कर का बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चार्टर बर्नेड एम्फसाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन फॉर्मल स्ट्रक्चर वेयर सोशल नॉर्म वैल्यूज एंड रिलेशनशिप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। जो चेस्टर बर्नेड थे वो इस चीज पर एम्फसाइज करते थे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय देंगे उनके सोशल नॉर्म्स, वैल्यू एंड रिलेशनशिप है वो काफी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करने में। इस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपके? पहला आता है रिकॉग्निशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर एंड सोशल डायनेमिक। ये ह्यूमन फैक्टर की और जो सोशल डायनेमिक्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है थ्योरी। एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। ये एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और मोरल पर एम्फेसाइज करती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल एंड ग्रुप नॉर्म। इसके अंदर आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स भी होते हैं, ग्रुप्स के नॉर्म्स भी होते हैं काफी सारे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो इंडिविजुअल है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट भी करते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके की कंट्रीब्यूटर हैं पीटर ड्रकर, डॉगलस एमसी ज्रोजर और हेनरी मिंटेसबर्ग। इनका फोकस किस किस चीज पर रहता है इस थ्योरी का? सबसे पहले सिस्टम थ्योरी। तो व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखा जाता है, जिसके अंदर काफी सारे इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। दिस थ्योरी एम्फसाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो थ्योरी है वो वेरियस जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उनकी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर एम्फसाइज करती है और उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बताती है। कंटिजेंसी थ्योरी है इसका फोकस। तो प्रोपोजेस दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू मैनेजमेंट। कंटिजेंसी थ्योरी का क्या कहना है कि कोई ऐसा साइज नहीं होता जो एक मैनेजमेंट के अंदर सारी अप्रोच में फिट हो जाए। इंस्टीड द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन और कंटेस्ट। तो जो एक मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? अलग अलग सिचुएशन पर, कंटेस्ट पर, टेक्नोलॉजी पर, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल साइज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। तो फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये किस चीज पर फोकस करता है? वो क्या स्ट्रेटेजिक रोल हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। एम्फेसाइज एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये किस चीज पर एम्फेसाइज करता है? एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर, एम्पावरमेंट पर और एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करने पर। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये थ्योरी एम्फसाइज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो थ्योरी है फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज देती करती है। रिकॉग्निशन ऑफ डायनेमिक एंड अनसर्टेन नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट का चेंजिंग, डायनेमिक और अनसर्टेन नेचर होता है उसे रिकॉग्नाइज करती है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती है। और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और लीडरशिप, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी बताती है, ठीक है। इन तीनों का कंपैरिजन दिया गया है। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी। तो फोकस ऑन एफिशिएंसी, हायरार्की एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। जो क्लासिकल थ्योरी है वो एफिशिएंसी पर फोकस करती है, फॉर्म हायरार्कियल स्ट्रक्चर पर फोकस करती है और फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है। जो न्यू क्लासिकल है एम्फसाइज ऑन ह्यूमन फैक्टर, सोशल डायनेमिक एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू क्लासिकल है वो ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब फोकस करती है, सोशल डायनेमिक्स पर करती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एम्फसाइज करती है। नेक्स्ट आता है जो मॉडर्न थ्योरी है वो इनकॉर्पोरेट सिस्टम है, कंटिजेंसी अप्रोच है और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस करती है, ठीक है। ये आपकी तीनों तरीके की थ्योरी हो गई। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे, जिसके अंदर हमने इतना कंटेंट कवर कर लिया। आगे का कंटेंट है जो वो है आपका मैनेजरल फंक्शन वाला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिससे वो एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट हमारा कवर हो जाएगा। होप सो आप सभी के लिए आज की वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।